5-6 रोज के बाद मुझे पैगाम मिला कि जसवंत एक मिशन लेकर मुझे मिलने आ रहा है। जसवंत को मैंने कभी भी बुलाया नहीं था। उस जैसे दलेर और जानिसार साथियों के साथ काम करने का लुत्फ कुछ मैं ही जान सकता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि उससे दोबारा मुलाकात हो। मोगा के बस स्टैंड पर मैं उसका मुंतजिर था। मैं मुकर्ररा वक्त से करीबन आधा घंटा पहले मोगा पहुंच गया था। मोगा से मेरी बहुत तल्ख यादें वाबस्ता थीं, लेकिन फिलहाल वही एक गोशा आफियत हमें उस इलाका में मुयस्सर था, वरना तो हर जगह शिकारी कुत्ते हमारे ताक़ुब में थे। इस मर्तबा जिस हैसियत में मैं यहाँ आया था, किसकी मजाल थी कि मुझ पर शक कर सके, क्योंकि अब मैं एक मुअज़्ज़िज़ भारतीय नागरिक था। वक्त मुकर्ररा से सिर्फ 3-4 मिनट कबल मैं मुकर्ररा मकाम पर पहुँच गया। 11 बज चुके थे, लेकिन जसवंत का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के खदशात सर उठाने लगे। तरबियत के मुताबिक जैसे ही तयशुदा वक्त मुलाकात पूरा हुआ, मैंने फ़ौरन उस जगह से परे हट जाने का इरादा कर लिया। इस तरह मैं किसी महफूज गोशे में खड़ा होकर मजीद कुछ मिनट तक हालात का जायजा लेना चाहता था। अभी मैं बमुश्किल अपनी जगह से घूमा ही था जब अचानक किसी के हाथ का दबाव मुझे अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसके साथ ही किसी का खालिस अंग्रेजी लहजे में फिक्रा सुनाई दिया, हाय प्रकाश। मैं यकलख्त घूमा और दूसरे ही लम्हे हैरानगी और खुशी के मिले जुले तसरात लेकर नौवारिद से हाय जसवंत का नारा लगाकर लपट गया। इस मर्तबा जसवंत का हुलिया देखकर मुझे भी उसके जसवंत होने पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने धारेवाल शूटिंग का बेहतरीन सूट जेबतन कर रखा था। चेहरे पर सुनहरे फ्रेम की गहरे शीशों वाली ऐनक और सर के बालों का रंग स्याह के बजाय हल्का सुनहरी। राजपूतों के मखसूस अंदाज में गुनी और बलखाती मूंछें, दाढ़ी का नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ता था। उंगली में पहनी सोने की भारी अंगूठी और उसी मुनासबत से हाथ पर बंधी कीमती घड़ी उसके किसी रियासत के वलीअहद होने का ऐलान कर रही थी। उसका ये रूप मेरे लिए हैरान कुन नहीं, चौंका देने वाला भी था। मेरे पिछले तमाम अंदाजे जो उसके मुतल्लिक मैंने लगाए थे गलत साबित हो चुके थे। उससे पहले मैं उसे एक अनपढ़ और मां स्मगलर नुमा जासूस ही जान सका था, क्योंकि उसने पिछला मिशन मेरे ज़ेरे कमान किया था। लेकिन अब उसका ये रूप देखकर मुझे यकीन होने लगा था कि ये तो कोई बहुत ही आला पाए की चीज़ है। कम अज़ कम मुझसे खासा सीनियर एजेंट बड़ी बेतकल्फ़ी से उसने मेरा हाल दरियाफ्त किया और हम दोनों अपनी तास्त में मोगा के सबसे बेहतरीन होटल की तरफ रवाना हो गए। श्रीमान जी, मेरा शब्द नाम जसवंत नहीं, ठाकुर रघबीर सिंह है। जसवंत तो अजीज़ो अकारे मुझे प्यार से कहते हैं। आप क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं। बीकानेर में हम इकट्ठे ही मैट्रिक तक पढ़े थे। उसके बाद मैं तो यूरोप चला गया, जबकि आप इंडिया में ही धक्के खाते रहे। ये अलग बात कि आप भी आला तालीम याफ्ता और अपना कारोबार रखते हैं। उसने होटल में बैठते ही अपना तारुफ करवा दिया। मैं टकर टकर उसके मुंह की तरफ देखे जा रहा था। वंडरफुल मेरे मुंह से बेख्तियार उसकी तौसीफ में निकला। मुझसे कुछ कहा। उसने चाय प्याली में उंडेलते हुए पूछा, आप तो महाराज मेरी तवक्को से भी ज्यादा बड़े जासूस निकले। जवाब में वो सिर्फ मुस्करा कर रह गया। ठाकुर रघबीर सिंह ने मुझे मिशन की तफसीलात से आगाह किया। तीसरे रोज उसकी दिल्ली में मौजूद गर्लफ्रेंड के पिता, जो विंग कमांडर थे और एक अहम नौइयत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले थे। इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक अहम फैसलों के उन्होंने नोट्स तैयार करने थे। ये नोट्स ठाकुर के ख्याल के मुताबिक, क्योंकि पिछले हफ्ते से वो विंग कमांडर उसकी ज़ेरे निगरानी था और ठाकुर की उसके घर में आमदोरफ्त भी थी, उसके ब्रीफ केस में होंगे। हमने उनकी नकल तैयार करनी थी, वो भी इतनी होशियारी के साथ कि दुश्मन को इस हरकत का इल्म न होने पाए। दूसरी सूरत में दुश्मन होशियार हो जाता और अपने तमाम मंसूबे तब्दील कर देता, खा उसके लिए उसे कितना ही नुकसान क्यों न बर्दाश्त करना पड़ता। मैं चूँकि दस्तावेज़ात की फ़ोटोकॉपी का माहिर था, उसके अलावा ठाकुर रघबीर सिंह को, जो हकीकतन मुझसे आला दर्जे का एजेंट था, मेरी सलाहियतों पर एतमाद था। और बकौल उसके पिछला मिशन तो सिर्फ फ्राइल मिशन था, जिसमें उसने मुझे परखना था। क्योंकि मैं उसके मेयार पर पूरा उतर चुका हूँ, इसलिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके साथ नथी कर दिया गया हूँ। वो जासूस जब मिलकर काम करते हैं तो असल में वो अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल होते हैं, क्योंकि एक आदमी से ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने तय सोच समझ कर कदम उठाएगा और गलती भी हुई तो उसका खमियाजा उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा।
लेकिन दोनों के इकट्ठे काम करने में सूरत हाल जरा नाजुक किस्म की हो जाती है। एक एजेंट की मामूली सी गलती दूसरे को भी उसके साथ ही ले डूबती है। वो कि एक दूसरे पर एतमाद किए बगैर इकट्ठे काम करना मुमकिन नहीं होता। उसके बावजूद दोनों जासूस अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक भी इस बात के पाबंद होते हैं कि वो एक दूसरे को अपने सेफ हाउस और अपने मुतल्लिक किसी भी ऐसी बात से आगाह नहीं करते जो एक की गिरफ्तारी की सूरत में दूसरे के लिए परेशानी का बायस बन सके। हत्ता कि उन्हें एक दूसरे को अपना असली नाम बताने की इजाज़त नहीं होती। दौरान तरबियत जासूस का मिजाज कुछ इस तरह का बन जाता है कि वो एक दूसरे से लाख मोहब्बत करने के बावजूद सिवाय अपनी ज़रूरत के और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। अगर ठाकुर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के घर कारनामा करने ले जा रहा था तो सिर्फ इसलिए कि उसके बाद उसे पर्दे स्क्रीन से हट जाना था। वैसे भी उसने अपना तारुफ विंग कमांडर की बेटी से एक सैलानी आदमी के रूप में करवाया था। उसका कोई खास ठिकाना नहीं था, आज यहाँ कल वहाँ। अगर विंग कमांडर की सपरी उसकी दोस्त बनी थी तो सिर्फ उसकी दौलत और ख़ानदानी वजाहत की वजह से, क्योंकि आला सोसाइटी की भारतीय महिलाओं को ऐसे प्रिंस की तलाश रहती थी जिसकी मैयत में किसी क्लब में बैठकर वो अपनी हमजोलियों में ना सिर्फ रोहब गांठ सकें बल्कि उन्हें जलाकर खाक भी कर सकें। जाहिर है इस मकसद के लिए उसकी फ्रेंड्स को ठाकुर रघबीर सिंह से ज्यादा अहम शख्सियत और कौन सी मिलती। महाराजा बड़ौदा तो उसका दोस्त बनने से रहा। थोड़ी देर बाद ही हम वापस लुधियाना जा रहे थे, जहां से एयर इंडिया के एक फोकर फ्रेंडशिप जहाज में बंगाली एयर होस्टेसों की मेहमानदारी से लुत्फ अंदोज होते हुए हम करीबन शाम के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। इस असना में मेरे जिस्म पर भी एक कीमती सूट मुंतकिल हो चुका था। ठाकुर तो पाइप से जी बहला रहा था, जबकि मुझे बादिल नखास्ता कीमती सुगार का सहारा लेना पड़ा। एक ही सुगार ने चारों तबक रोशन कर दिए थे। मैंने ठाकुर से माजरत करना चाही तो उसने सिर्फ इतना कहकर मेरी तसल्ली कर दी, शर्मान आप किसी गुरुद्वारे में भजन खता सुनने नहीं जा रहे, दिल्ली में बतौर अहम शख्सियत VIP क़याम फरमाने जा रहे हैं। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पहले ही एक शानदार डबल बेडरूम ठाकुर रघबीर सिंह के नाम पर बुक हो चुका था। जैसे हम एयर इंडिया की आरामदेह बस से उतरकर लाउंज में दाखिल हुए, एक पतलून बरदार शरीमीती जी तेजी से हमारी तरफ बढ़े। हाय ठाकुर, हाउ आर यू? वो तमाम एहतियातें बलाए ताक रखकर ठाकुर से बगलगीर हो गईं। ठाकुर ने जवाब में फाइन कहते हुए उससे भी कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। माय फ्रेंड मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा, उसने प्रकटी के अलग होते ही उससे मेरा तारुफ करवाया। मीना चक्रवर्ती विंग कमांडर की सुपरी ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफे करते हुए अपने माथे पर गिरी बालों की लेट को झटका देकर अलग किया। इस झटके ने जहां उसके तमाम आज़ा को हिलाकर रख दिया था, वहां मैं भी दहल कर रह गया था। कम एंड डार्लिंग, उसने ठाकुर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। हमारे ब्रीफकेस एक बावर्दी शोफर ने उठा लिए थे। मीना चक्रवर्ती ने हमारी रानुमाई पार्किंग एरिया में खड़ी एक कीमती मर्सिडीज कार की तरफ की। मुअद्दिब शोफर ने हमारे ब्रीफकेस डिग्गी में रखे और बड़े एहतराम से कार के दरवाजे खोलकर हमें अंदर बैठाया। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती तो पीछे ही बैठे थे। मैं दिल पर पत्थर रखकर अगली सीट पर बैठ गया। कार फराटे भरती विंग कमांडर के शानदार बंगले की तरफ जा रही थी। न जाने ठाकुर ने उनको किस चक्कर में फंसा रखा था। उस घर का तो एक एक फर्द उस पर मरमिटा जा रहा था, क्या नौकर और क्या मालिक। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी वजह भी समझ आ गई, क्योंकि जैसे ही मीना चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे लिए चाय का इंतजाम करने बाहर गई, उनके नौकरों की आमद शुरू हो गई। ठाकुर को हर आने वाला झुककर प्रणाम करता और जवाब में 10-20 रुपए वसूल करके उसे दुआएं देता चला जाता। ये हजरत खासे मंजे हुए खिलाड़ी दिखाई देते थे। उन्होंने तो मुझे भी मात कर दिया था। अंकल से मिलने की ठाकुर को शदीद ख्वाहिश थी, जो अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आए थे। उसी लिए उसने होटल जाते हुए भी मीना चक्रवर्ती से बार बार दरखास्त की थी कि वो अंकल के आते ही उन्हें मुतल्ले कर दें। जब उसने ठाकुर को पप्पा के आने तक
ठहरने को कहा तो उसने माजरत कर दी क्योंकि होटल में बहुत से लोग उसके मुंतजिर थे। थोड़ी देर बाद वही शोफर हमें होटल छोड़ने जा रहा था। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती ने एक दूसरे को खासी गर्मजोशी से रुखसत किया था। होटल वाले भी ठाकुर के पहले ही से मुंतजिर थे। जैसे ही हमारी गाड़ी होटल के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी, खादमों की एक फौज ज़फर मौज हम पर टूट पड़ी। करीबन सभी पांव छूकर ठाकुर जी को प्रणाम करते और अपनी जेबें भरते थे। कमरे तक एक खूबसूरत वेट्रेस ने हमारी रहनुमाई की। कोई खिदमत जनाब। जाते जाते उसने अपने सारे खतूत नुमाया करते हुए ठाकुर से दरियाफ्त किया। नो, ठाकुर जी ने थैंक यू कहना भी गवारा न किया। मिस्टर प्रकाश, आप सिगार नोश नहीं फरमा रहे। उसके जाते ही ठाकुर ने मेरी तवज्जो उस तरफ मबसूल करवाई। वाकई अब तक मैंने बमुश्किल आधा सिगार पिया था। मैंने तो कर दिया, लेकिन जिस विंग कमांडर के यहाँ आप डिनर और कॉकटेल पार्टी उड़ाने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस उस पर कड़ी नजर रखे हुए है और वहां माफी की गुंजाइश तो शायद नहीं होती। अच्छा यार, अब शर्मिंदा ना करो। मैंने सुगार बाद दिल नखास्ता सुलगा लिया। अब मैं किसी आदि सुगार नोश की तरह कच ले रहा था। ठाकुर जी का पाइप इस असना में सुलगता ही रहा था। अभी बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था कि फोन की घंटी बजने लगी। हेलो अंकल, दूसरी तरफ से आवाज पहचानते ही ठाकुर ने नारा लगाया और मुझे भी आंख मारी। क्यों नहीं, दरअसल कुछ मामलात निपटाने थे, इसलिए उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद जवाब दिया। ओके, हम आ रहे हैं। ठाकुर जी ने थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद एक शान बेनियाजी से फोन क्रेडल पर रख दिया। अब वो रिसेप्शन से मुखातिब थे। टैक्सी का बंदोबस्त करो। चंद मिनट के बाद ही एक बावर्दी बेरे ने हमारे ब्रीफकेस उठाए और हमें टैक्सी तक पहुंचा दिया। ड्राइंग रूम में हमारा इस्तकबाल मिस चक्रवर्ती और उनके पप्पा और मम्मा ने किया। मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा एंड मिस्टर ओंकार चक्रवर्ती माई अंकल। ठाकुर रघुबीर सिंह ने हम दोनों का तारुफ करवाया। थोड़ी देर तक गपशप लगती रही। इस असना में ठाकुर और मेरी नजरें बेचैनी से उस ब्रीफकेस का जायजा लेती रही थीं, जो एक मेज पर बड़े सलीके से रखा हुआ था। मिसेस चक्रवर्ती को कल अब जाना था। वो रुखसत हुई तो विंग कमांडर साहब को भी जरूरी काम याद आ गया, क्योंकि वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ठाकुर ने इस दौरान में मुझे टारगेट की निशानदेही कर दी थी। जो कुछ था उसी ब्रीफ केस में था। ये ठीक है कि मुझे ताले खोलने की खसूसी तरबियत हासिल थी, लेकिन किसी ब्रीफ केस को खोलने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। खुदा का शुक्र गुजरा कि ब्रीफ केस भारतीय था और नंबर सिस्टम के बजाय लॉक सिस्टम उसमें नस्ब था। विंग कमांडर साहब की वापसी किसी भी वक्त मुतवक्के थी, क्योंकि ठाकुर के एजाज में वो खसूसी कॉकटेल बनाते थे और दोनों डिनर इकट्ठे ही करते थे। आज तो ठाकुर का यारे गार भी उसके साथ था, इसलिए ये खुशी दो चंद हो गई थी। मेरे ख्याल में वो इंतजामात का जायजा लेने ही गए थे, जबकि हकीकी मकसद ये था कि ठाकुर और उनकी साहबजादी को फुर्सत मुयस्सर आ सके। सुगार ने मेरे गले का सत्यानाश कर दिया था। मुझे अपना मिशन आसान और मजीद सिगार नोशी मुश्किल दिखाई दे रही थी। विंग कमांडर के जाते ही ठाकुर ने मेरे कंधे को छूकर मखसूस इशारा किया और खुद मिस चक्रवर्ती का हाथ थामकर बड़े मस्ताना अंदाज में अपने पहलू में लिए बाहर निकल गया। मैंने उससे पहले ही ठेठ क्लासिकल म्यूजिक से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया था, जो ठाकुर की कमजोरी थी। उसीलिए वो अपनी डार्लिंग के साथ बाहर चला गया था। उसके बाहर निकलते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम को दो दरवाजे आते थे, एक तो पहले ही लॉक था, दूसरा मैंने कर दिया। तमाम पर्दों और खिड़कियों का मैंने चंद सेकंड ही में फुर्ती से जायजा ले लिया। अगले ही लम्हे मेरा काम शुरू हो चुका था। मेरी तमाम हिस्सियात सिमटकर मेरे हाथों में आ गई थीं। करीबन 1 मिनट के बाद अपनी बेकाबू धड़कनों के साथ मैंने ब्रीफकेस खोल लिया। एक फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट के बड़े बड़े हरूफ टाइप थे मेरे सामने थी। दूसरे ही लम्हे मेरा नन्हा सा कैमरा हरकत में आ गया। मेरे दिल की धड़कनें जरूर बेकाबू थीं, लेकिन मेरे काम की तरबियत और तंजीम में कोई फर्क ना आया था। जब करीबन 5 मिनट के बाद मैंने फरागत पाई तो ब्रीफकेस की हर चीज जूं की तूं अपनी जगह मौजूद थी। दुनिया का माहिर तरीन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मेरी उंगलियों के निशान वहां नहीं पा सकता था। काम मुकम्मल होते ही मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया। अभी बमुश्किल सुख का लंबा सांस मुकम्मल ही हुआ था कि ठाकुर और उसकी महबूबा अंदर आ गए।
उसने अंदर आते ही हस्बे तवक्को टेप का स्विच ऑफ कर दिया। यार कभी इनको छुट्टी भी दे दिया करो, दफ्तर, कार, गाड़ी, हर जगह यही तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। उसने एक आरामदेह सोफे पर मीना चक्रवर्ती समेत ढेर होते हुए कहा। एक ही शौक पाला है जीवन में और वो भी आपको पसंद नहीं, वारे किस्मत, मैंने भी शर्त आ पड़ी। अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ था। खुशी के मारे वाकई मेरे हाथ पांव फूले जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम कुछ दूसरा था। ठाकुर ने रात के पिछले पहर को उस काम के लिए मुंतखब किया था और बाकायदा एक स्कीम हमने उस सिलसिले में काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद मुरतब की थी। जैसे ही मीना एक फ़ोन अटेंड करने के लिए अपने बेडरूम में गई, मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए उसे अपनी कामयाबी से मुतला किया। ठाकुर ने फटी फटी और हैरत ज़दा आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी। चंद लम्हे उसके दिल और दिमाग में कशमकश जारी रही। उसकी आंखों में उलझन के वाज़े आसार देखे जा सकते थे। फिर फटते मोहब्बत से बेकाबू होकर उससे और तो कुछ ना बन पड़ा। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर उन्हें चूम लिया। प्रकाश, तुम वाकई एक अजीम इंसान हो, उसकी जज्बात से बड़ी आवाज सुनाई दी। आपसे ज्यादा नहीं, मैंने अंदर आती मिस चक्रवर्ती की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। हम दोनों कहका मारकर हंस दिए। खुशी हमारे अंग अंग से फूट रही थी। मिस चक्रवर्ती हैरत से हमें कहके लगाते देखती रही। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।